तीन आंखों वाली सोने की जादुई गाय। बिलासपुर गांव में रहने वाली बूढ़ी भागीरथी अपने 9 साल की पोती निम्मी के संग एक कच्चे मढ़ई में दिन काट रही थी, जिसकी दीवार कब ढह जाए इसका कोई पता नहीं था। मढ़ई के ऊपर छप्पर की छत चढ़ी हुई थी। जब से भागीरथी ने अपने बेटे और बहू को खोया था, ऐसा कोई दिन खाली नहीं गया जिस रोज उस बदनसीब बूढ़ी की पलकें भीगी नहीं थी। निम्मी बिटिया, भीतर से किवाड़ बंद कर ले, मैं काम पर जा रही हूँ। ठीक है दादी माँ, आराम से जाना। इसी के साथ भागीरथी माखन सिंह की हवेली की ओर बढ़ जाती है। भागीरथी वहां झाड़ू बर्तन करके बड़ी परेशानी झेलकर 2 वक्त का रूखा सूखा भोजन जुटाने भर काम करती थी। नन्ही निम्मी भी अपनी दादी के दुखों को भली भांति देखकर परख पाती थी। दादी माँ तो घर देरी से आएगी। आजकल उनके घुटनों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। उनके आने तक मैं बर्तन मांजकर घर बहार लेती हूँ। जैसे ही भागीरथी हवेली पर पहुंचती है, तभी माखन सिंह बेचारी भूखी प्यासी बुढ़िया पर बिगड़ते हुए कहता है, आओ आओ महारानी, क्या बात है, क्या बात है भागीरथी देवी जी, अरे बड़ी भोर सवेरे दस्तक दे दिया है? मालिक, जानती हूँ जरा सी देरी हो गई है, जल्दी से काम किए देती हूँ। अरे ठहर यहीं, वरना तेरी खाल खींच लूंगा। ये माखन सिंह की हवेली है, तेरे बाप की जागीर नहीं है, हैं? ऐ समझ में, जहां जब मर्जी आए अपने मुंह उठाए और चले आए, है ना? मैंने तो सोचा कि हालातों की मारी हुई है, काम पर रख लेता हूँ, मगर तू तो अव्वल दर्जे की कामचोर निकली। चल अब उल्टे पांव दौड़ जा अपने घर। आज से मेरे घर के द्वार तेरे खातिर बंद हो चुके हैं। अरे ऐसा ना कहो मालिक, मुझ दुखियारिन को काम से निकाल कर बाहर ना करो, वरना मेरे घर का चूल्हा जलने पर भी आफत पड़ जाएगी। मेरी नन्ही पोती भूख से मर जाएगी। अब तो चाहे गिड़गिड़ा, मगर माखन सिंह का दिल नहीं पिघलने वाला। समझ में आया? ठीक है मालिक, मुझे 15 रोज का मेहनताना ही दे दो। मैं तुझे 1 पाई नहीं दूंगा। चल भाग जा यहाँ से। भागीरथी माखन सिंह की मक्कारी को भली भांति जानती थी, लेकिन थक हार कर वो रोते डहकते हुए घर की डगर धर लेती है। मगर उसका मन अंदर ही अंदर इस चिंता में घुले जा रहा था कि वो घर जाकर अपनी नन्ही पोती को क्या खिलाएगी। तभी उसके कदम एक जंगल के आगे जम जाते हैं। रसोई के खत्ते तो खाली हो चुके हैं, क्या पता जंगल में फल का गाछ हो। एक दफा जंगल टटोल कर देखती हूँ। जैसे ही भागीरथी जंगल में घुसती है, इस रास्ते के बीच एक 3 आंखों वाली गाय रंभाते हुए दिखती है। बा, बा, बा। ये 3 आंख वाली गाय कहीं महेश्वरी या मायावी तो नहीं है? भगवान, ये गाय तो चोटिल है। जाने किस कसाई ने इस बेजुबान गऊ पर ताड़ना बरसाई है। अगर इसके घाव पर मरहम पट्टी नहीं बांधी तो इस बेचारी बेजुबान की जान चली जाएगी। ऐसा सोचकर भागीरथी उस 3 आंख वाली गाय को अपने घर लेकर आती है। तभी गाय की गुहार सुनकर निम्मी बाहर आती है। दादी माँ, ये गैया किसकी है? निम्मी, जल्दी से भगोने में पानी भरकर यहाँ लाओ। ये गौ माता प्यास से मंदी हुई है। निम्मी झटपट से भरा हुआ भगोना गाय के सामने रख देती है। गाय भरपेट पानी पीकर थसकर मारकर बैठ जाती है, जिसके बाद भागीरथी उसके घाव पर लेप तैयार करके लगा देती है। कई घंटे गुजर जाते हैं। गौ माता, देखो अंधियारा घिर गया है, अब आपको जाना होगा। मेरे घर की माली हालत बेहद दुबली है, ऐसे में मैं गरीब आपको रख पाने में असमर्थ हूँ। ऐसा सुनकर उस गाय के तीनों आंखों से आंसू उमड़ आते हैं, मानो वो 3 आंख वाली गाय भागीरथी की भाषा समझ गई हो। और जैसे ही वो आंसू धरती पर गिरते हैं, वो खरे सोने के बूंद में बदल जाते हैं। दादी माँ, ये देखो, इस 3 आंख वाली गाय के आंसू तो सोने में बदल गए हैं। ये कोई जादुई गाय है। निम्मी के ऐसा कहते ही अचानक तजोमय सुनहरी किरण कर्कश ध्वनि के साथ उस 3 आंख वाली गाय पर फूट पड़ती है, जिसके साथ वो गाय सींग से लेकर पूंछ तक सोने में अलंकृत होकर कहती है,
तुम एकदम खरे नतीजे पर पहुंची हो निम्मी। मेरा नाम तारा है। मैं कोई आम गाय नहीं, बल्कि जादुई 3 आंख वाली इच्छा पूर्ति गाय हूँ। भागीरथी, तुमने तहे दिल से मुझ 3 आंख वाली गाय को सेवावाड़ी में अब तक ऐसा ही ठिकाना खोज रही थी जहाँ रहने वाले जन खराई की चाल चलते हों। अब मैं तुम्हारे संग ही रहूंगी। तुम्हारा गांव मेरा गांव ठहरेगा। इसीलिए तुम्हारा दुख अब से मेरा दुख होगा। मांगो, मैं तुम्हें मन चाहा वर दूंगी। सुनो जादुई सोने की 3 आंख वाली गाय, क्या तुम मुझे जलेबी दे सकती हो? मुझे रसीली मीठी जलेबी खाने का बड़ा मन है। निम्मी, तुम्हें जो चाहिए मेरे कान में कह दो, तब वो मेरे जादुई तीसरे आंख से पूरा हो जाएगा। जैसे ही उस 3 आंख वाली जादुई गाय के कान में जलेबी की मांग करती है, तारा गाय अपनी तीसरी आंख से जलेबी से भरा एक बड़ा हांडी उसके सामने प्रकट करती है, जिसे देखकर निम्मी की आंखें चमक उठती हैं। शुक्रिया तारा, तुमने तो कमाल कर दिया। उस रात निम्मी और भागीरथी जलेबी खाकर भूख मिटा लेते हैं। अगले दिन भागीरथी सोने के आंसू के बूंदों को सोनार के हाथों बेच देती है, जिसके बदले उसे बड़ी कीमत मिलती है, जिसे लेकर वो बुढ़िया घर आती है। सोच क्या रही हो भागीरथी? इन पैसों से अपने लिए एक घर के निर्माण की नींव धरो। नहीं जादुई सोने की 3 आंख वाली गाय, पहले तुम्हारा गौशाला तैयार होगा, फिर घर। भागीरथी के मन में अपने प्रति इतना स्नेह भाव देखकर 3 आंखों वाली गाय की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं, जिसके साथ तजोमय सुनहरी रोशनी उसे सोने की गाय में बदल देती है और आंसू के कतरे सोने के बूंदों में बदल जाते हैं। भागीरथी, मेरे आंखों से बहे सोने के बूंद को बटोर लो, वरना लोभी लोगों को मेरे जादुई गाय होने का परिचय मिल जाएगा। 2 दिन के भीतर जादुई 3 आंख वाली गाय का गौशाला बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद भागीरथी अपने और निम्मी के लिए एक आलीशान घर की नींव रखकर अपने बरसों पुरानी मड़ई से निजात पा लेती है, जिसकी खुशी में वो अपनी 3 आंखों वाली गाय को मेवे मिष्ठान खिलाते हुए कहती है, ये लो मेरी जादुई 3 आंख वाली गाय, तुमने मुझ बूढ़ी पर बहुत उपकार किया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने पक्के मकान के लिए एक ईंट भी जोड़ सकूंगी, मगर तुम हमारे लिए मसीहा बनकर आई। आज तुम्हारे कारण मुझ बुढ़िया के घर से गरीबी के गाढ़े बादल छट पाए हैं। दादी माँ, अब मैं स्कूल जा पाऊंगी ना? हाँ निम्मी, तुम स्कूल जरूर जाओगी। ऐसे ही दिन सप्ताह और सप्ताह महीने के मंजर में बीतता जाता है, मगर एक रात भागीरथी नींद में मांदी हुई मौत के फाटक के पार पहुंच जाती है, जिसकी कभी भोर नहीं होती। अगली सुबह उसके घर में रोना पीटना लगा हुआ था। दादी माँ उठिए, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। निम्मी को फफक फफक कर रोता देखकर उसकी 3 आंखों वाली गाय की आंखों से आंसू उमड़ आते हैं। तभी तजोमय सुनहरी रोशनी उसे सोने में बदल देती है, जिसे देखकर पूरा गांव अचक्के में आ जाता है और रमिया कहता है, अरे देखो देखो गांव वालों, ये 3 आंखों वाली गाय तो मायावी है। इसके तीनों आंखों से तो खरे सोने के आंसू बह रहे हैं। ये देखकर माखन सिंह ललचाई आंखों से देखते हुए चिकनी चुपड़ी चाल चलकर कहता है, रुक जा रमिया, ये 3 आंखों वाली गाय मेरी है। मैंने ही इसे भागीरथी को दिया था, मगर अब भागीरथी तो रही नहीं, तो मैं ही इसे ले जाऊंगा। नहीं, मक्खनलाल झूठ बोल रहा है, तारा हमारी गाय है। ये सुनकर माखन सिंह झुंझलाहट के साथ निम्मी को झड़पते हुए 3 आंखों वाली गाय का खूंटा खींचतानी करते हुए जाने लगता है। तभी गाय अपने कंठ खोलकर बोल पड़ती है, ठहर जा कपटी, मैं भागीरथी की गाय हूँ। तूने जो सताब बेचारी भागीरथी को दिया, आज उसे सारा गांव देहात देखेगा। इतने में सोने की जादुई गाय तारा की तीसरी आंख से उत्कृष्ट किरण बड़े गोलाकार में उभर जाती है, जिसमें पूरा गांव भागीरथी की गिड़गिड़ाहट और माखन सिंह की मक्खता देख लेता है। माखन सिंह, एक बूढ़ी औरत के मजदूरी का हक मारते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? मारो लोगों, इसे मारो।
इसी के साथ माखन सिंह को गांव गढ़ का रोज झेलना पड़ता है, जिसके बाद नन्ही निम्मी अपनी 3 आंखों वाली गाय के संग रहने लगती है। निम्मी भागीरथी की जिम्मेदारियों को संभालना नहीं भूलती। वो रोजाना तारा को खेत खलिहान चराने ले जाती थी, उसका गोबर कटका भी करती थी। बदले में तारा उसे इंसानों से बढ़कर प्यार दुलार देती थी। साथ ही वो 3 आंखों वाली जादुई सोने की गाय गांव के गरीब तबकों की भी मदद किया करती थी। 50 वर्षीय मॉडर्न मेनका हॉल में बैठी थी कि डोरबेल की आवाज सुनकर झट से दरवाजा खोलती है, जहां सिद्धांत और उसके बगल में दुल्हन के लिबास में एक लड़की खड़ी थी। सिद्धांत, अरे तेरे संग ये लड़की कौन है? माँ, ये आशना है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। ये सुनकर सिद्धांत की माँ मेनका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो शहरी स्वर में कहती है, अरे शहर की सारी लड़कियां मर गई थी क्या जो तू इस गांव की गवार को उठा लाया? तू तो काम के सिलसिले में पटना गया था ना, साथ साथ इस पिटारे को भी उठा लाया। एक तो इसका भद्दा काला रूप, ऊपर से ये देहाती पहनावा मेरी आंखों में चुभ रहा है। माँ, आशना मेरी जिंदगी का हिस्सा है और अब से आपकी बहू भी, समझिए आप। ये कहकर जैसे सिद्धांत आशना के संग कमरे की ओर बढ़ ही रहा होता है, मेनका का छोटा बेटा रोनित सिया नाम की मॉडर्न लड़की से शादी रचाकर चला आता है। हे मॉम, मीट माय वाइफ सिया। है ना सासू माँ? अरे वाह रोनित बेटा, क्या बहू लाया है। देख ले सिद्धांत, ये है सिया। सिया के सामने तेरी इस गवार बीवी का कोई मेल नहीं बैठता। अपनी माँ मेनका का बहुओं के प्रति भिन्न बर्ताव देख सिद्धांत कहता है, आशना के लिए आपके मुंह से अंगारे बरस रहे, वहीं शहर से होने के चलते सिया का स्वागत सत्कार हो रहा है। ये भेदभाव क्यों माँ? शट अप सिद्धांत, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे और इस बहन जी में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ मैं मॉडर्न और कहाँ ये गांव की गोरी, ओह नहीं छोरी। अगले दिन सिद्धांत काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है, जिसके बाद आशना के प्रति सास मेनका, नंद वनीला और देवरानी सिया समेत सभी की जातियां शुरू हो जाती हैं। माँ कहाँ हो आप? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? माँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मगर अब तक ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हुआ। क्यों री गवार की गवार, कौन से पहाड़ तोड़ रही थी जो अब तक मेरी बेटी का ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया? माँ जी, एक सवेरे से तो मैं काम ही किए जा रही हूँ, नाश्ता सिया भी तो बना सकती थी। मैं और नाश्ता बनाऊं? एक्सक्यूज मी, कल ही पूरे 5000 की नेल एक्सटेंशन करवाया है मैंने। माँ, आजकल इस देहातन बहन जी की जुबान बहुत जरूरत से ज्यादा चल रही है, सिया भाभी से भी जुबान लड़ा रही है। सुनो गवार की गवार, बिना चूचे पड़ के काम काज कर, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चलती बन। ये कहकर सभी चले जाते हैं। समय गुजरता है। एक दिन आशना साफ सफाई कर रही थी, तभी घर के बाहर गाय की गुहार सुनकर वो कहती है, भूख प्यास के मारे इस गौमाता का चेहरा कैसे कुमला गया है, इसे कुछ खिला देती हूँ। आशना रसोई घर का रुख करके गाय को खाना खिलाती है। तभी उसकी सास और देवरानी वहाँ आ खड़ी होती हैं। सिया अपनी सास के कान भरती हुई कहती है, देख लीजिए सासू माँ, ये गवार गाय पर मेहरबान होकर भंडारघर को खाली कर रही है। क्यों रे देहाती, मेरे घर का राशन क्या फ्री फोकट में आता है जो इस गाय का पेट भरने में भूखे जा रही है? अब से अगले 2 दिन तक तेरा खाना बंद। बेजुबान जानवर की भूख मिटाने के चलते बेचारी आशना खुद भूखी रहकर सांस की जितनी भी यातनाएं हैं उन्हें सहती है। फिर एक रोज एक बाबा उनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। सिया सामने से आकर कहती है, कहो कौन हो तुम? भूखा फकीर हूँ बेटी, कुछ खाने को हो तो दे दो। एक भूखे की भूख मिटाओगी तो भगवान तुम्हें बढ़ोतरी देगा। अरे क्या ये भंडारा बट रहा है यहाँ पे? बहुत देखे तुम्हारे जैसे लुटेरे ठगी फकीरों को, अब जाओ यहाँ से। सिया को कमरे का रुख करते देख आशना बाबा को रोकते हुए कहती है, जरा ठहरिए बाबा, मैं आपको भोजन देती हूँ। आशना अपने हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है, जिसे खाकर बाबा तृप्त होकर चले जाते हैं। फिर एक रोज सफाई के दौरान आशना के हाथों एक वॉस गिर जाता है। तभी मेनका वहाँ आकर कहती है, अरे अब क्या आफत मचाया तूने? माफ करना माँ जी, ये गुलदस्ता मेरे हाथों से गिर के टूट गया। ये देखकर मेनका गुस्से में आशना को जोरदार तमाचा जड़ते हुए उसके बाल पकड़कर कहती है, जाहिल गवार, बिना तोड़ फोड़ के एक काम नहीं कर सकती क्या? अब ये नुकसान क्या तेरा बाप भरेगा? ना कोई काम काज सही से आता है, ना ही पहनावा ओढ़ावा। 100% सच कहा माँ जी आपने। जब देखो फीकी पुरानी साड़ी पहनकर डोलती रहती है, किसी एंगल से ये इस घर की बड़ी बहू लगती ही नहीं। अरे काहे की बहू, मेरे लिए ये सिर्फ एक बाई है, बाई यहाँ पे।
ये सब कुछ सुनकर आशना रोते बिलखते एक शांत सुनसान सड़क पर बैठ जाती है। तभी सामने से वही बाबा चल कर आते हैं। अरे बेटी, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे अपने हिस्से का भोजन मुझे दिया था? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बाबा, मेरी सास मेरे गांव से होने की वजह से मुझसे बेहद ही भेदभाव करती है। वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती, हमेशा अपनी शहरी बहू का बखान करती है और मुझे धुतकारती है। काश कि मैं भी शहरी सास सज्जा कर सकती। फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का निवारण है। बाबा अपने झोले से टटोल कर एक दर्पण आशना को देते हुए कहते हैं, ये लो, ये एक जादुई दर्पण है। इसे जाकर जैसे ही तुम अपने कमरे की दीवार पर लगाओगी, इस दर्पण का सूक्ष्म आकार विशाल हो जाएगा। तुम इसके आगे बैठकर जिस भी रूप की मांग करोगी वो पूर्ण होगा। मगर सांझ के सूर्यास्त के संग तुम्हारा सुंदर रूप ढलने लगेगा। तब तुम इस जादुई दर्पण के पास जाना, लेकिन स्मरण रहे, बिना अपने रूप को प्राप्त किए इस दर्पण के सामने से मत हटना, वरना ये सदा के लिए टूटकर बिखर जाएगा। आशना जादुई दर्पण को घर लाकर बाबा के कहे अनुसार उसी जैसे ही अपने कमरे में सजाती है, दर्पण बड़ा हो जाता है। वो उसके सामने खड़ी होकर कहती है, जादुई दर्पण, इसी पल मेरे इस गांव के रूप को छीन ले और सुंदर से शहरी रूप में मुझे सजा दे। एकाएक जादुई दर्पण के भीतर से एक तेज चमक प्रकाशमान होकर उसके रूप में समा जाती है। आशना खुद को स्पर्श करती हुई कहती है, आह, क्या ये सचमुच मेरा ही अक्स है? इस जादुई दर्पण ने तो मेरे रूप की काया पलट ही कर दी। आशना का नया रूप देखकर सभी का चेहरा पीला पड़ जाता है। माँ जी, कैसी लग रही हूँ मैं? लगता है सास के स्वर ने तुझ पर विशेष असर किया है। तेरे इस वेशभूषा से संतुष्ट हूँ मैं। सास के मुंह से अपने रूप की सराहना सुनकर आशना बहुत खुश होती है। जैसे ही सांझ होती है, आशना अपने पुराने रूप के अस्तित्व को ढलता देखकर भागकर कमरे का किवाड़ बंद करके जादुई दर्पण के सामने आकर कहती है, ए जादुई दर्पण, जल्दी से मेरे शरीर को शहरी सुंदरी रूप प्रदान करो। जादुई दर्पण आशना को सर से पांव तक नए रूप में परिवर्तित करता है। 1 महीने का पड़ाव पार होते ही सिद्धांत घर आकर आशना के नए अक्स को देखकर कहता है, आशना, ये कैसी वेशभूषा पहनी है? सिद्धांत जी, मैंने ये पहनावा अपनी पसंद से नहीं, बल्कि ससुराल और सासू माँ के यातनाओं ने मुझे गांव से शहर की होने पर विवश कर दिया। आशना, मैंने तुम्हारी सादगी से प्यार किया था, मगर सभी की चंद बातों से तुमने अपना चेहरा ही बदल दिया। समय गुजरता है। आशना हर सवेरे उठकर जादुई दर्पण के आगे अपना रूप परिवर्तित किया करती थी और सांझ होते ही शहरी रूप ढलता देखकर वो एकांत में अपने जादुई दर्पण के आगे आज कहती है, ऐ मेरे जादुई दर्पण, जल्दी से मेरे इस कुरूप चेहरे को सुंदर चेहरे में बदल दो। जैसे ही जादुई दर्पण अपना असर शुरू करता है, मेनका के गिरने की आवाज सुनकर आशना अपने अधूरे रूप के साथ उठ जाती है। उसी पल दर्पण टूटकर चूर चूर हो जाता है और आशना का पुराना रूप प्रकट हो जाता है। वो अपनी जख्मी सास को अस्पताल लेकर आती है। कुछ घंटों बाद मेनका बेहोशी से बाहर आती है। सासू माँ, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहू, ये तेरा स्वरूप कैसे बदल गया? सासू माँ, मेरा वो शहरी स्वरूप एक जादुई प्रतिबिंब से बना था। आज उस दर्पण के टूटते ही मैं पुनः भद्दी बहू बन गई। बहू, आंसू मत बहा। आज मैं जान चुकी हूँ, इंसान का आकर्षण नहीं बल्कि स्वभाव ही उसका सच्चा श्रृंगार है। तेरा दिल दर्पण की भांति एकदम साफ है। तू तो सच्चा हीरा है। शहरी सोच रखने वाली मेनका का नजरिया बदला देख आशना की आंखें भर आती हैं और दोनों सास बहू बीती बातें भूलकर नए सिरे से शुरुआत करती हैं। एक औरत बहुत दुखी थी। अपनी बच्ची को गोद में लिए वो रो रही थी। उसे दुखी देखकर कौवा कहता है, इतनी परेशान क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरी बीती तुम सुन नहीं पाओगे। कौवे की बात सुनकर गुंजा अपने बीते हालात के बारे में उसे बताती है, जिसे सुनकर कौवे की आंखों में आंसू गिर पड़ते हैं। आखिर गुंजा ने ऐसा क्या कहा था जिससे कौवा भावुक होकर रो पड़ा? क्या वो जादुई बोलने वाला कौवा उसकी मदद करने वाला था? ये जानने के लिए गुंजा के अतीत में चलते हैं, जहाँ वो अपने पति महेश के साथ रहा करती थी। गुंजा दर्द से हॉस्पिटल में तड़प रही थी और बाहर महेश अपने दोस्त के साथ खुश होते हुए कहता है, अरे भाई, ले लड्डू खा, मेरा बेटा इस दुनिया में आने ही वाला है। अरे महेश, सब्र कर, तुझे बेटी भी हो सकती है, घर में लक्ष्मी भी आ सकती है।
रोहित, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की? मेरे घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। अरे तुझे पता नहीं है, लड़कियां पराई होती हैं, लाखों रुपए का दहेज देना पड़ता है, पर लड़कों में ऐसा नहीं होता है। महेश, तेरी सोच बहुत गलत है। अभी भी वक्त है, बदल जा, आगे तुझे पछताना ना पड़े। तभी नर्स बाहर आकर कहती है, मुबारक हो सर, आपकी बेटी हुई है। क्या बेटी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बेटी नहीं चाहिए। ये कहते ही वो गुस्से से सारे लड्डू को फेंक देता है और हॉस्पिटल से चला जाता है। तभी उसे डिस्चार्ज करा के रोहित घर आता है, पर गुस्से में महेश उसे घर के अंदर आने नहीं देता। जैसे तैसे वो उसे अंदर बुलाता है तो उसे बार बार लड़की होने का ताना देकर किसी न किसी बात पर मारा करता था। 3 महीने बीत चुके थे। बस बहुत हुआ, अभी क्या भी तुम दोनों मेरी जिंदगी और इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ और कभी इस मनहूस लड़की की शक्ल मत दिखाना मुझे। महेश जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं हमारी बच्ची को लेकर कहाँ भटकूंगी? कहीं भी जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। ये बोलकर महेश उसके मुंह पर घर के दरवाजे बंद कर देता है, जिसके बाद गुंजा दर दर भटक कर भीख मांगती है। उसे खाने को कोई कुछ भी नहीं देता तो वो सिग्नल पर जाकर रोते हुए पैसे मांगती है। अरे भगवान के नाम पर कोई कुछ तो दे दो, इतने दिन से कुछ नहीं खाया। बाबूजी, मैं आपकी गाड़ी या जूता साफ कर देती हूँ, बस मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे हटो। अच्छा, जूता साफ कर दो, अच्छे से चमकाना। बच्ची को साइड में लिटाकर वो अपनी साड़ी के पल्लू से उसका जूता साफ करती है, जिसके बाद वो 5 का सिक्का फेंक कर चला जाता है। फिर कोई एक रोटी उसे दे देता है, जिसे वो खाने ही जाती है कि एक कौवा आकर कहता है, काऊ काऊ। लगता है ये रोटी तुम्हें चाहिए, ये लो खा लो। मेरी तरह शायद तुम भी भूख से तड़प रही होगे। गुंजा का नेक दिल उस भूखे कौवे को देख नहीं पाता और वो अपने हिस्से की आधी रोटी उसे दे देती है और आधी खुद खा लेती है। फिर वो कौवा चला जाता है। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। शाम को उसे भूख लगती है तो उस सिक्के से एक बिस्कुट का पैकेट लाती है। तभी वही कौवा फिर वहाँ आ जाता है। अरे काऊ काऊ। तुम तो वही कौवे हो जिसे सुबह मैंने रोटी दी थी, लगता है तुम्हें बिस्कुट खाना है, लो खा लो। गुंजा उस पैकेट से 2 बिस्कुट निकाल कर खुद खाती है, एक अपनी बेटी के हाथ में दे देती है, बाकी सारे बिस्कुट उस कौवे को खिला देती है। गुंजा को जो भी भीख में मिलता था तभी वो कौवा उसके पास आया करता था और उसमें से आधे से ज्यादा कौवे को खिलाया करती थी वो। एक दिन गुंजा अपनी स्थिति देखकर रो पड़ी। क्यों भगवान जी, आपने मेरी छोटी सी बच्ची को ऐसी स्थिति में क्यों डाला? मैं उसका कैसे ख्याल रखूंगी? पूरी जिंदगी भीख मांगकर मैं अपनी बच्ची का गुजारा नहीं कर सकती, कुछ तो मदद करो। महेश जी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तुम इतना रो क्यों रही हो? जब तुम मेरे जैसे भूखे कौवे की मदद कर सकती हो तो खुद इतनी दुखी क्यों हो? तुम बोल कैसे पाए? क्योंकि पहले मैं अपने गुरुजी के साथ रहता था, उन्होंने मुझे शक्ति दी जिससे मैं बोल पाता हूँ। पहले वो मुझे खाना दिया करते थे, पर जब उनका देहांत हुआ तो मैं बेसहारा अनाथ हो गया और तुम्हारे पास रोज रोज आकर खाने लगा, पर अब मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। कौवे की ये बात सुनते ही गुंजा उसे अपनी बात बताती है। तभी वो कौवा रो पड़ता है। हे बहन, मेरे जैसे भूखे को तुमने खाना खिलाया है, मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहता हूँ। तुम्हें अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है ना, और तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया, लेकिन अब तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो। ये कहते ही उस कौवे की आंखों से नीली बॉल जैसा जादू निकलता है, जिससे उसके सामने बहुत सारा खाना और पैसों की गड्डी प्रकट हो जाती है और वो कहता है, अब से तुम्हें जो भी चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए सब लाऊंगा, अब इसे खाओ। ये सुनते ही गुंजा खाना खा लेती है, फिर अपनी बच्ची को दूध पिला देती है। कौवे के दिए पैसे से गुंजा एक नया घर खरीद लेती है, जहाँ उसके साथ कौवा भी आ जाता है और कहता है, अरे नए घर में फटे पुराने कपड़ों का क्या काम? ये कहते ही कौवे की आंखों से फेंकती जादू निकलता है, जिससे गुंजा और अनन्या के कपड़े नए हो जाते हैं। हे प्यारे कौवे, तुमने एक भाई की तरह मेरी मदद की और मुझे बेकारन से इस घर की मालकिन बना दिया, मेरी जिंदगी बना दी। उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं तुमसे दूर थोड़े जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा, रोज मुझे खाना खिलाना। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। गुंजा के अच्छे दिन आ जाते हैं। अब वो खुशी खुशी अपनी बच्ची और उसके कौवे के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। अनन्या प्राइवेट स्कूल भी जाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ महेश को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। सट्टा लगाकर घर बर्बाद कर देता है वो। उसका कारोबार भी हथिया लिया जाता है और वो दर दर भटक रहा होता है।
तभी गुंजा को 5 साल की लड़की के साथ जाते हुए वो देखता है और कहता है, ये तो मेरी गुंजा लग रही है। अरे इतने अच्छे कपड़ों में और ये छोटी सी लड़की। गुंजा से माफी मांगता हूँ, वो मुझे माफ कर देगी। बताऊंगा उसे मैं, उसके जाते ही मेरी जिंदगी कितनी नरक हो गई। तभी महेश उसके सामने आकर गिड़गिड़ाने लगता है तो अनन्या कहती है, माँ ये अंकल कौन है जो रो रही है इतना? बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। देखो मेरे सामने से हट जाओ। आपने तो मुझे और मेरी बच्ची को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था। आज जब सब कुछ ठीक है मेरी जिंदगी में तो आप क्यों आए हो? गुंजा, गुंजा मुझे माफ कर दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें और अपनी बच्ची को छोड़कर बहुत पछता रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं सुधर गया हूँ। प्लीज मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर दो। महेश की इस हरकत से आसपास भीड़ जमा हो जाती है और गुंजा नरम दिल की अपने पति को ऐसी हालत में कैसे देख सकती थी, तो महेश को माफ कर वो उसे अपने घर ले आई। तभी वो कौआ गुंजा से कहता है, बहन ये कौन है? ये मेरे पति हैं। इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। मैं समझ सकता हूँ। प्यारे कौवे, क्या तुम इनका कारोबार शुरू करवाने में थोड़ी पैसों की मदद कर सकते हो? तुम्हारा अन्न खाया है, कर्ज तो उतारना ही होगा बहन। जरूर करूँगा। ये कहते ही कौवा अपनी जादुई आँखों से पैसे दे देता है, जिससे महेश अपना कारोबार शुरू करता है और बेटी के साथ खेला भी करता है और जादुई कौवे के साथ सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे सासू माँ, कहाँ हो आप? अरे बहू यही तो हूँ, अपनी सभी गाय भैंसों को चारा दे रही हूँ। अरे माँ जी, हमारी शर्मीली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लगता है उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अरे अब शर्मीली को क्या हो गया? पता नहीं सासू माँ, कल रात से ही बेचारी बार बार उल्टियाँ कर रही है। लगता है पेट में कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे अगर शर्मीली को कुछ हो गया तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? एक शर्मीली ही तो है जो हमें सही से दूध देती है। मैं अभी जाती हूँ और डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तब तक तू शर्मीली का ध्यान रख। रंजना ऐसा कहकर गांव के जानवरों का चेकअप करने वाले डॉक्टर को तुरंत अपने घर ले आती है, जिसके बाद वो डॉक्टर से कहती है, अरे जरा देखो तो सही, हमारी शर्मीली को क्या हो गया है? रंजना के कहने पर डॉक्टर शर्मीली का चेकअप करने लगता है, जिसके बाद डॉक्टर रंजना और मोनिका से कहते हैं, अरे ज्यादा भूस खाने से इनके पेट में खराबी हो गई है। मैं इन्हें दवाई और इंजेक्शन दे रहा हूँ, जिसके बाद तुम्हारी शर्मीली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर डॉक्टर शर्मीली को इंजेक्शन और दवाई दे देता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोनिका और रंजना भी अपने अपने कामों में लग जाती हैं। देखते ही देखते 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन शर्मिली की तबीयत ठीक ही नहीं हो पाती। तभी रंजना मोनिका से कहती है, अरे बहू, अब हम लोग क्या करें? शर्मिली की तो तबीयत ठीक नहीं है, दूध कैसे बेचे गांव में? माँ जी, शर्मिली के अलावा हमारे पास और कोई भी नहीं है जो सही से दूध दे सके। क्यों ना हम एक बार शर्मिली को शहर के डॉक्टरों से दिखवा ले? अरे कह तो तू बिल्कुल सही रही है, एक बार हम इसे शहर के डॉक्टरों के पास लेकर चलते हैं। रंजना और मोनिका अगले ही दिन सवेरे अपनी शर्मिली को शहर के डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद उनसे कहते हैं, अरे किसी ने आपकी गाय को उसके चारे में जहर मिलाकर खिला दिया है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। लेकिन अफसोस कि अब आपकी ये गाय बच नहीं पाएगी, क्योंकि चारे में जहर मिलाया गया है, जो कि गाय के पूरे शरीर में पहुंच चुका है। आज या कल तक ये अपने आप मर जाएगी। ये सुनते ही रंजना और मोनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दोनों रोने लगते हैं। हे भगवान, ये मेरी शर्मिली को क्या हो गया? आखिर किस मनहूस ने मेरी शर्मिली के चारे में जहर मिलाया है? अरे ये कैसे लोग हैं जो बेचारे जानवरों को भी नहीं छोड़ते? अगर किसी को हमसे जलन थी तो हमारे साथ ही कुछ कर लेते। बेचारी दोनों सास बहू अपनी गाय को वापस अपने घर ले आती हैं। अगले दिन सुबह होते होते शर्मिली अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद उन दोनों के पास एक गाय कम हो जाती है। शर्मिली गौशाला के अंदर बाकी गायों से काफी अलग थी और सबसे ज्यादा दूध दिया करती थी, जिसके चलते वो दोनों सास बहू अपना घर चलाया करते थे। देखते ही देखते उन दोनों सास बहू के दूध बेचने का काम ठप हो जाता है, जिसके बाद उनके घर का राशन भी खत्म हो जाता है और उन्हें बहुत ही बुरे दिन देखने पड़ते हैं। माँ जी, 2 दिन से हम लोग सही से ना तो खा रहे हैं ना ही पी रहे हैं, ऊपर से बची हुई गाय भैंस के लिए चारा भी नहीं है।
इस तरह तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास एक ही चारा है, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो कौन सा उपाय है, मुझे भी बताओ। हमारी बची हुई गाय भैंसों को हम बेच देते हैं, उससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही एक एक करके अपनी सभी गाय भैंसों को बेच देंगे तो आगे हम क्या करेंगे? अरे बहू, अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास कोई समाधान नहीं है। मोनिका को न चाहते हुए भी अपनी गाय भैंस बेचनी पड़ती है, जिसके बाद उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं और उससे वो अपना घर का खर्चा निकालना शुरू करते हैं। लेकिन थोड़े से पैसे उनके कितने दिन चल पाते, कुछ समय में उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग क्या करें? ना हमारे पास गाय भैंस है और ना ही पैसा। अब हमारे पास कुछ नहीं है माँ जी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। ऐसा कहकर मोनिका घर से बाहर निकल जाती है और सारा दिन यहाँ से वहाँ लोगों के घर में जाकर उनसे काम मांगना शुरू कर देती है। लेकिन कोई भी उसे काम पर नहीं रखता, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता और वो भीख मांगकर कुछ पैसे इकट्ठे करती है और उनसे अपने लिए और अपनी सास रंजना के लिए खाना लेकर आती है। ऐसे ही 1-2 दिन तक मोनिका भीख मांग मांग कर अपना और अपनी सास का गुजारा करती है। लेकिन एक दिन जब वो शाम के समय अपने वापस घर की तरफ लौट रही थी, तभी उसे गांव के कुछ लोग आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। अरे आखिरकार देखा मैंने उन दोनों सास बहू को, किस तरह रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। अरे उनकी वजह से मेरे दूध का धंधा बिल्कुल चौपट हो रहा था, अब मजा आ रहा है मुझे। अरे लेकिन तुमने ये सब गलत किया, किसी को इस तरह परेशान करके क्या फायदा? अरे तुम्हें क्या पता मुझ पर क्या बीती। जब से उन दोनों सास बहू ने गौशाला चलाना शुरू किया, मेरे घर पर तो अन्न के लाले पड़ गए थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। ये सब मोनिका दूर खड़ी सुन लेती है, जिसके बाद मोनिका अपने आप से कहती है, अच्छा, तो इन लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अरे कोई भी इस दुनिया में एक दूसरे को देखकर खुश नहीं रह सकता। लेकिन कोई बात नहीं, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। अब मैं भी इन्हें इनकी करनी का सबक जरूर सिखाऊंगी। ऐसा कहकर मोनिका अपने घर चली जाती है और पूरी रात मनोहर को सबक सिखाने के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन मोनिका मनोहर के घर के सामने से गुजर रही होती है कि तभी मोनिका मनोहर से पूछती है, अरे भाई साहब, क्या हालचाल है आपकी? आपकी गाय भैंस का काम ठीक तो चल रहा है ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब से तुमने अपना काम बंद किया है, सब लोग मेरे पास ही आते हैं और बेचारे जाएंगे भी कहाँ, क्योंकि इस गांव में मेरे अलावा दूध बेचने का काम और कोई करता भी तो नहीं है। कह तो आप सही रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग दोबारा से गौशाला जरूर शुरू करेंगे। ऐसा कहकर मोनिका वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मनोहर अपने मन ही मन गुस्से से कहता है, बड़ी आई दोबारा से गौशाला खोलने वाली, घर के अंदर एक दाना नहीं है और गौशाला चलाएगी। ऐसा कहकर वो अपनी गाय भैंसों को चारा डालने लगता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। रात होते ही मोनिका जैसे ही गांव के सभी लोग सो जाते हैं, वो मनोहर की गौशाला में घुसकर उसकी गाय भैंस की चोरी करने पहुंच जाती है, जिसके साथ साथ वो उसके घर का सारा पैसा भी चोरी कर लेती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, मनोहर जब अपने गौशाला में एक भी गाय नहीं देखता, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पागलों की तरह यहाँ वहां अपनी गाय भैंसों को ढूंढने लगता है। अरे अरे गांव वालों, तुमने कहीं मेरी गाय भैंस को देखा है? अरे सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कहीं भी दिख नहीं रही है। तभी मनोहर को गांव के कुछ लोग मोनिका के घर से दूध लाते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद उसे ये समझने में देरी नहीं लगती कि मोनिका के पास ही उसकी सारी गाय भैंस हैं। मनोहर तुरंत मोनिका के पास जाता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने ही मेरी गाय भैंसों को चोरी किया है। हाँ हाँ, ये तो मुझे करना ही था, क्योंकि जैसे को तैसा मिलना बहुत जरूरी है। तुमने हमारी शर्मीली को जहर देकर मार दिया, इसका बदला तो मुझे लेना ही था। अगर अब तुमने यहाँ दोबारा आने की हिम्मत की तो मैं पुलिस को कॉल करके तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी, एक मासूम जानवर को मारने की सजा में। जैसे मनोहर मोनिका की बात सुनता है, उसके मुंह पर ताला लग जाता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। जिसके बाद मोनिका और रंजना दोबारा से अपना गौशाला चलाना शुरू कर देते हैं। आपने धरती की सास बहू की लड़ाई को तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी चुड़ैल लोग की चुड़ैल सास बहू की लड़ाई को कभी देखा या सुना है? नहीं ना? तो आइए हम चुड़ैल सास बब्बन और चुड़ैल मेनका बहू के पास चलते हैं। ये दोनों धरती से दूर बादलों के ऊपर चुड़ैल लोक में रहती हैं।
ऐसे ही एक दिन मेनका अपने हाथों पर नेल पेंट लगा रही थी। तभी चुड़ैल बब्बन आकर कहती है, अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ और तू यहाँ पर अपने नाखून सजा रही है, चुड़ैल कहीं की। आपसे मतलब आप अपनी लाली लिपस्टिक लगाकर चुड़ैल लोक में उड़ती हो, तब कुछ नहीं होता? आपकी शिकायत ना ससुर जी से करनी पड़ेगी। जा जा चुड़ैल बहू, जिसे कहना है कह दे। ना मैं तुझसे डरती हूँ न तेरे ससुर जी से। मेरे एक बार करते वो बिच जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल सासू माँ, क्यों सुबह सुबह लड़कर मेरी दिमाग की हटा रही हो? बिना लड़े आपको चैन नहीं आता क्या? मुझे तुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे कर्म ही ऐसे हैं कि क्या बताऊं। और जल्दी से अब चाय दे दे, तुझसे बहस करके मेरा सिर और दर्द हो रहा है। मैं क्यों बनाऊं चाय? वैसे भी आप मुझ पर हुक्म चलाती थी और यहाँ भी। खुद बना लो अब आप, मैं कोई काम नहीं करूंगी। क्या बोली तू? तू मेरी बहू है, काम तुझे करना ही पड़ेगा, चाहे तू कहीं भी हो। माँ जी बहुत हुआ आपका, मैं धरती पर आपका काम किया करती थी, अब यहाँ पर हुक्म मत चलाओ, चैन से यहाँ जीने दो। और अब तो आप भी चुड़ैल हो, जादू से चाय बनाओ, पर मुझे मत कहिए। तुझे तो मैं बताऊंगी बहू, मैं छोड़ूंगी नहीं। लड़ाई करते ही दोनों सास बहू अपने कामों में लग जाती हैं। वहीं दोनों हेडफोन से गाना सुनते हुए आ रही थी कि दोनों टक्कर खाकर गिर पड़ती है। तभी मेनका चुड़ैल कहती है, अरे माँ जी आपको चैन नहीं है क्या? अरे क्यों मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढती आप? और ये क्या, मेरी नकल कर रही थी आप? मैं नहीं, तू मेरी नकल करके गाने सुन रही है। और तू अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता अपनी सास को जानबूझकर धक्का मारी है, सब पता है मुझे। अरे जानबूझकर तो आपने धक्का दिया है ताकि आप मुझसे बदला ले सको। मैंने आपकी चाय नहीं बनाई ना। चुड़ैल, मैं तेरी जितनी गिरी हुई नहीं हूँ। क्या बोला आपने मुझे? मैं गिरी हुई चुड़ैल हूँ? चुड़ैल तो आप भी हैं माँ जी, और मैं गिरी हुई नहीं हूँ, आपकी सोच ही गिरी हुई है। बहुत हुआ माँ जी, अब आप मेरे वार से नहीं बच सकती। ये कहते ही मेनका हवा में उड़कर उस पर अपनी शक्तियों का वार करती है। तभी बब्बन भी अपना वार करती है। दोनों एक दूसरे पर अपनी शक्तियों से हमला करते हैं। तूने क्या सोचा तेरी सास कमजोर है? छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। लड़ना है तो आज लड़, दो हाथ करते हैं। हारेंगी तो आप ही सासू माँ। दोनों लड़ने लगती हैं। कभी बहू सास को धक्का देती है तो कभी सास बहू को। दोनों चुड़ैल आपस में बाल भी खींचती हैं। तभी उन दोनों के पति आ जाते हैं और कहते हैं, अरे मेनका, तुम ये क्या कर रही हो? माँ के साथ क्यों लड़ाई कर रही हो? माँ जी ने मुझे ललकारा है, जवाब तो देना ही होगा ना सुमित। अरे बहू, तेरी सास की कमर टूट जाएगी, इतना मत लड़। क्या बोला आपने? मेरी कमर टूट जाएगी? कमर तो मैं आपकी तोड़ूंगी अगर बहू का साइड लिया तो। दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। तभी दोनों के पति उन्हें पीछे की ओर खींचकर अपने अपने कमरे में ले जाते हैं। अरे बब्बन, तुम पागल हो गई हो? बहुत से ऐसे कोई लड़ता है क्या? तुमने फिर से बहू की साइड ली, अब तुम देखो। ये कहते ही चुड़ैल बब्बन जादू से हाथ में बेलन लाकर अपने पति की बहुत पिटाई करती है। तभी वीरेंद्र के सिर पर चिड़िया घूम रही होती है। अब की बार मुझसे पंगा मत लेना। तुम जानते हो ना कि मैं चुड़ैल बब्बन हूँ। तुम भूत बनकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहीं दूसरी ओर सुमित मेनका को कहता है, मेनका, तुम सास बहू धरती पर लड़ती थी, समझ आता है, पर यहाँ चुड़ैल बनकर तो अच्छे से जी लो, यहाँ भी लड़ी भिड़ती रहती हो। तुम अपनी माँ की साइड मेरे सामने लिया ही मत करो। चुड़ैल मेनका हूँ, भारी पड़ जाऊंगी तुम पर। ये मुझे पति परमेश्वर की कोई ज्ञान नहीं है। अरे तुम समझौता कर लो माँ से। दोबारा ऐसा बोलो तो फिर से हवा में लटका दूंगी। दोनों चुड़ैलों ने अपने अपने पतियों को भी धमका दिया था। बेचारे भूत सहम गए थे। वहीं दोनों सुबह सुबह नई लाल रंग की चमकती हुई साड़ी पहनकर आती हैं। तभी दोनों एक दूसरे को एक जैसी साड़ी में देखकर हैरानी से कहती हैं, अरे आपने फिर मेरी नकल करी। अरे चाहती क्या है आप? मेरे जैसी साड़ी पहनने से बुढ़ापे में आपको कोई एंजेलिना जोली नहीं कह देगा। बहुत तू हाथ पार कर रही है। मैं तेरी नकल नहीं कर रही, तू मेरी नकल कर रही है। मैं तेरी तरफ झांकी भी नहीं हूँ। मेरी फेवरेट साड़ी है ये। ओह, अब समझी मैं। तुझसे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ ना, इसलिए तू सेम साड़ी पहन कर आ गई और मुझे ये सब बोल रही है। मुझे आपकी तरह चाल पाटियां करना और नजर रखना नहीं आता। क्या घोड़ी की तरह की कर रही है? बस कर, आसपास की चुड़ैल तेरी हंसी सुनकर रो पड़ेंगी। माँ जी, मेरी हंसी तो एक बार को ठीक भी है, पर आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई गधा ढेचू कर रहा है। चुप हो जा चुड़ैल बहू। कहीं तू ऐसे हंस हंस कर पागल हो गई तो चुड़ैल के पागल खाने में तुझे भर्ती करवाना पड़ेगा आज ही। माँ जी, आपको तो मेनका घूरते हुए पैर पटक कर चली जाती है।
तभी दोनों गुस्से से बादल पर बैठकर आए हुए थे। मेनका बादल को हटाकर धरती पर देख रही थी। बब्बन आकर कहती है, क्या झांक रही है बहू तू? माँ जी वो देखना, सास बहू कितने प्यार से रह रही है और हम कितना लड़ते हैं। अच्छा मुझे भी दिखा जरा। तभी दोनों नीचे देखती हैं जहां एक सास अपनी बहू के साथ शांति से हंसते हुए खाना खा रही थी। माँ जी और खाना दूं आपको? हाँ बहू देने, तूने वाकई में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये ले मेरी तरफ से ये शगुन के कंगन तेरे लिए। शुक्रिया माँ जी, ये कंगन तो आप ही की तरह बहुत प्यारा है। तभी सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती है, जिसे देख बब्बन चुड़ैल कहती है, अरे हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा। हमें भी ऐसे प्यार से रहना चाहिए। एक कोशिश तो जरूरी है ना। हाँ माँ जी, तो अब हम प्यार से रहेंगे। तो बताइए आपके लिए चाय बना कर लाऊं? हाँ बहू। बब्बन अपने कमरे में बैठी थी और मेनका चुड़ैल चाय लेकर आती है। तभी उसे इतनी जोर की छींक आती है कि सारी चाय अपनी सास पर उड़ेल देती है और बब्बन कहती है, हे भगवान चुड़ैल कहीं की, सत्यानाश हो तेरा। एक प्यार से काम करने को बोला, वो चाय भी तूने मेरे ऊपर डाल दी। ओह माँ जी सॉरी, वो गलती से हो गया, मुझे छींक आ गई। एक मौका और दीजिए, हमें लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, एक मौका और देती हूँ। मैं आपके पैर दबा देती हूँ, उससे पहले आपको साफ कर देती हूँ। मेनका अपने जादू से अपनी सास के कपड़े बदल देती है और उसके पांव दबाने लगती है। तभी बब्बन के गुदगुदी होने से वो बहुत हिलती है। अरे अरे बहू, तू ये क्या करी? अरे राम राम राम। अरे बहू बस कर, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही तेरे पांव दबाने से। अच्छा माँ जी, अब तो मैं आपके और पैर दबाऊंगी। अरे बहू नहीं बहू बस। तभी दोनों हंसते हंसते बेड से गिर जाती हैं और कहती हैं, लग गई। अरे उठा बहू, मुझे मेरी कमर गई। हाँ माँ जी। अरे माँ जी, हमारा ये प्लान भी फेल हो गया। हम आदर्श सास बहू नहीं बन पाए। मुझे मत गिन, तू ही ठीक से काम नहीं करती है, पहले भी और अब भी। तू ही आदर्श नहीं है। माँ जी, कमी तो आप में भी है। आपने कब मुझे पुचकारा? बोला है कभी मुझे प्यारी बहू? ठीक है, अब बोलती हूँ। आजा मेरी प्यारी चुड़ैल बहू, कितनी गुनी है, बिल्कुल नहीं झगड़ी अपनी सास से। ये कहते ही बब्बन अपनी बहू के गाल पकड़कर खींचती है। तभी चिढ़ते हुए मेनका कहती है, जी माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? हटिए, गंदा लग रहा है। देख लिया तूने, तुझे भी मेरा प्यार करना रास नहीं आया। सच बात तो ये है कि हम बिना लड़े रह ही नहीं सकते। हम प्यार भी करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, पर हम एक दूसरे से लड़ते हैं ना तो शांति मिलती है। हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। जब तक एक दूसरे को मिर्च मसाले की तरह सुना ना देना तो दोनों को ही चैन नहीं आता। हाँ बहू, तू सही बोली। ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये चुड़ैल और सास बहू लड़ने के लिए ही बनी। एक दूसरे से जब तक लड़ना लें, एक दूसरे को चैन नहीं आता। इस तरह दोनों चुड़ैल सास बहू बिल्ली की तरह लड़ती ही रहती हैं।